गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर आए हैं मानवाधिकार से रिलेटेड 1 से लेकर 40 क्वेश्चन। 1 से लेकर 40 क्वेश्चन मानवाधिकार से रिलेटेड करवाएंगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका छूटना ना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। तो उसी क्रम में आज आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते चलना है हमारे साथ साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि आप लोग सेशन को एंड तक वॉच करोगे। हम आपको क्वेश्चन याद कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन और इजी से इजी उदाहरण के साथ लेकर आए हैं जो आपके दैनिक जीवन में होते रहते हैं। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके दिमाग से खसक जाए। बस आपको काम इतना करना है, सेशन को लाइक करके और हमारे साथ जुड़े रहना है एंड तक, और फिर आपको लास्ट में इस सेशन का फीडबैक देना है कि कैसी ये क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल से आपके एग्जाम है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों को करना है। अपने शरीर पर हमें वर्दी लानी है तो लानी है, ये दृढ़ संकल्प लेकर के चलना है। एक पल आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फालतू के चीजों में मत गवाइएगा। 4 महीने मेहनत कर लीजिए और उसके बाद अगर सिलेक्शन ले लिए एक, तो पूरा जीवन आप लोग मौज करोगे। अगर अभी मौज मस्ती कर लिए तो भैया पूरे जीवन आपको कष्ट में बिताना पड़ेगा, पूरा जीवन आपको कष्ट में बिताना पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं मिलने वाली है। तो क्यों ना एक बार खून पसीना एक करके एक वैकेंसी जरूर हम लोग अपने आप पर बनता है, तो क्यों ना एक सीट हम लोग अपने आप पर अपनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बने रहिएगा क्लास के एंड तक। और आप सभी लोग अगर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम बीच बीच में आपसे कोई बात नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं सीधे आपके पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताइएगा। कह रहा, हम महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए 2005 में कौन सा भारतीय कानून बनाया गया था? क्या आपका ऑप्शन ए में दिया गया महिला घरेलू निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम? तो यहाँ पर आप सभी को याद करना है, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ये आपका लागू किया गया था, बनाया गया था। लोग इसका डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो देखिए, आपने राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी को कर ही दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। साल 2005 में भारत सरकार ने महिलाओं को घर के अंदर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए एक खास कानून बनाया। इस कानून का मकसद यह है कि अगर किसी महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण होता है तो उसे कानूनी सुरक्षा और मदद मिल सके। तो इसका बेसिकली यही मेन उद्देश्य है। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए किसी महिला का पति उसे मारता है और उसे वो पैसा भी नहीं देता है। अब वह महिला इस 2005 वाले कानून के तहत शिकायत कर सकती है और सुरक्षा आदेश, रहने का अधिकार, खर्च यानी कि मेंटेनेंस, इलाज की सुविधा पा सकती है। तो ये इसका बेनिफिट है, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? महानिदेशक, महासचिव, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपके साथ लॉक किया होगा, महासचिव इसको कहते हैं। महासचिव ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर हम लोग डिटेल में जानकारी रखें तो देखिए, यहाँ पर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महासचिव तो चूज कर लिया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। महासचिव का काम होता है कि आयोग के रोजमर्रा के कामकाज को चलाना, कर्मचारियों और विभागों का संचालन देखना, आयोग के फैसलों को लागू कराना, यानी कह सकते हैं कि ऑफिस का पूरा सिस्टम महासचिव संभालने का वर्क करते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर महासचिव को जो भी लॉक किए होंगे स्टूडेंट, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले इसका हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको याद बहुत जल्दी होगा, इसलिए एग्जाम्पल जरूर
जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं सबसे बड़े पद पर, आप सभी को पता होगा, लेकिन ऑफिस हेड क्लर्क पूरे कागजी और प्रशासनिक काम को संभालना होता है। वैसे ही जो हेड प्रिंसिपल होता है वो ऑफिस का काम और जो भी कागजी कार्रवाई होता है, स्कूल में कौन सा टीचर कहाँ एब्सेंट है तो कहाँ किसकी ड्यूटी लगाना है। वैसे ही NHRC में अध्यक्ष होते हैं आमतौर पर पूर्व CJI और महासचिव पूरे प्रशासन को चलाते हैं। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है UDHR का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में राष्ट्रीयता चुनने की गारंटी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और UDHR का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्या अनुच्छेद 1500, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 15000, अनुच्छेद 15। तो भैया ये नंबर से ही पता चल रहा है कि इसके ऑप्शन बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं जो कि हमें कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर अगर आप लोग अनुच्छेद 15 को लॉक करेंगे बिल्कुल सही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ये अनुच्छेद 15 यह कहता है कि हर व्यक्ति को राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी का अधिकार है। किसी से उसकी राष्ट्रीयता मनमाने ढंग से छीनी नहीं जा सकती। हर व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता बदलने चुनने का अधिकार है, यानी कोई भी इंसान देश के बिना स्टेटलेस नहीं छोड़ा जा सकता है। कहने का ये मेन उद्देश्य है इस क्वेश्चन का। अगर मैं आपको थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति एक देश में पैदा हुआ लेकिन वह किसी कारणवश दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो क्या है, अनुच्छेद 15 से यह अधिकार, अनुच्छेद 15 उसे यह अधिकार देता है कि वह अपनी राष्ट्रीयता वहां पर जाकर के चुन सकता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 जिसने चूज किया होगा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें मानव अधिकारों के पहले चार्टर अधिकार साइरस सिलेंडर का कितना संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अटपटी है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अगर मैं बात करूं केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी और फ्रेंच में, केवल मंदारिन में, या सभी 6 भाषाओं में, तो आप सभी को याद कर लेना है ये सभी 6 भाषाओं में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी को चूज करना है। मैं आपको विद डिटेल से बता दूं, देखिए साइरस सिलेंडर जो होता है ये दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र UN ने इसकी अहमियत को देखते हुए इसे अपनी सभी 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवादित किया है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रूसी है, चीनी है, अरबी है। इसीलिए इसका उत्तर राइट आंसर सभी 6 भाषाओं के साथ जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूं, जैसे अगर कोई जरूरी सरकारी नियम पूरे देश में लागू करना हो तो सभी प्रमुख भाषाओं में छापा जा सकता है ताकि हर कोई समझ सके। वैसे ही UN ने साइरस सिलेंडर को हर भाषा में ट्रांसलेट किया है ताकि पूरी दुनिया इस मैसेज को यहाँ पर समझ सके। कहने का मतलब ये है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका उद्देश्य में। अगला देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्तर पर एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चूज किया गया है। तो एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार क्या जॉर्ज वाशिंगटन, PC चांग या व्लादिमीर पुतिन या थियोडोर रूजवेल्ट। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, PC चांग के साथ। PC चांग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर हम लोग बात करें PC चांग ऑप्शन नंबर बी आपने करेक्ट किया होगा। एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बना तो उसके उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में PC चांग को चुना गया। PC चांग चीन के प्रतिनिधि थे और उन्होंने UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने दिया होगा तो बिल्कुल सही हो जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे किसी स्कूल में क्या होता है, प्रधानाचार्य लीडर के पद पर वर्क करते हैं और कई स्कूलों में प्रधानाचार्य के साथ साथ एक वाइस प्रिंसिपल भी रखे जाते हैं यानी कि उप प्रधानाचार्य। ये मिलकर नियम बनाने और लागू करने में मदद करते। वैसे ही रूजवेल्ट चेयरपर्सन PC चांग उपाध्यक्ष जिन्होंने मानवाधिकार के सिद्धांत तय करने में साथ दिया था इनका। तो इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर किसके साथ चूज किया, PC चांग को, तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में इनमें से कौन सा सही है। पहली बात आप सभी लोग ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम जता रहे हैं, मुझे पता चल गया है। आप लोग मौज मस्ती पर ज्यादा ध्यान दे
रहे हैं तो भैया अगर मौज मस्ती करनी है तो थोड़ा रुक करके कर लो, 4 महीने बाद कर लो, अभी थोड़ा आपके पास वक्त है, ये वक्त बार बार नहीं आने वाला और ना ये वैकेंसी बार बार आपको मिलने वाली है। तो आप सभी लोग अलर्ट मोड पर, हाई मोड पर रहिए। जो भी क्लास आपकी नोटिफिकेशन बार में पहुंचे आप प्लीज़ उसको देखिए तो एटलीस्ट एंड तक। फिर जब ना समझ में आए तो आप हमसे शिकायत करिए कि ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर कुछ शिकायतें तो मुझे मिली हैं टाइपर के माध्यम से, थोड़ा मिस्टेक हमारे सेशन में हुई है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकले हैं जिनके यहाँ पर आंसर गलत हैं और बाय द वे मैंने उसको गलत भी टीच कर दिया है, तो उसके लिए सॉरी, आपके लिए क्षमा माफी चाहूँगा। अब अगले सेशन में आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कि प्रत्येक क्वेश्चन विद लॉजिक के साथ देखा जाएगा। अब अपने हाथ में खुद यहाँ पर पीपीटी डिजाइन करूँगा, देखूंगा, दूसरे के साथ में काम को पेंडिंग नहीं करने वाला। इसीलिए आपकी क्लासेस थोड़ा डिसमिस हुई हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं, तो इतना आप लोग कोऑपरेट करिएगा। अब जी तोड़ आप सभी लोग मेहनत करिए। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं आप सभी लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। पोस्ट में लिंक दी जाएगी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा नेट का इशू था इसीलिए पीडीएफ नहीं अपलोड हो पाए, उसके लिए भी सॉरी, माफी चाहूंगा आप सभी से। अब आपकी जो भी क्लासेस होंगी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी, का टारगेट भी आपको वहीं पर दिया जाएगा कि आज आपको इतना इतना पढ़ना है। अब जो टारगेट जो बच्चा वहां पर अचीव कर लेगा वो यहाँ पर विनर होगा और उसका नाम हम लोग अपने चैनल के माध्यम से रिवील करेंगे और उसकी यहाँ पर नाम लिया जाएगा। तो इतना काम आपको करना है और तैयारी को ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ानी है। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के, ऑप्शन दिया गया है इसमें अंतरिम राहत देने का अधिकार निहित है। यह एक स्वायत्त संस्था है, इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, विकल्पों में से उपयुक्त सभी। तो अगर मैं बात करें इसमें अंतरिम राहत देने का अधिकार निहित है, यह एक स्वायत्त संस्था है और इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, विकल्पों में से सभी। तो आप सभी को पता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आपने दिया होगा। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसके बारे में दिए गए 3 कथन बिल्कुल सही हैं, आप लोग देख सकते हैं। अंतिम राहत देने का अधिकार, अगर किसी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में तुरंत मदद की जरूरत हो तो एनएचआरसी पीड़ित को अस्थायी राहत देने की सिफारिश कर सकता है, ये इसमें निहित है, प्लस पॉइंट। सेकंड ये दिया गया है यह एक स्वायत्त संस्था है। तो अगर बात करें यह एक स्वायत्त संस्था है तो सरकार के सीधे कंट्रोल में ये नहीं वर्क करता है, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है, किसी से ये मतलब नहीं रखता है, जो भी फैसला लेना होता है वो अपने हाथ लेता है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। अगर बात करें संसद के अधिनियम द्वारा गठन, तो एनएचआरसी का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत संसद द्वारा किया गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई हो तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें। एग्जाम्पल में मान लो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और केस लंबा चल रहा है, तो एनएचआरसी तुरंत क्या कह सकता है कि जब तक पूरा फैसला नहीं होता या जब तक पूरा फैसला नहीं आता पीड़ित व्यक्ति को कुछ राहत दी जाए, इसका आंतरिक रिलीफ माना जाता है। आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो एनएचआरसी सीधे अपने आप पर डिपेंड रहता है, अपने मनमौजी काम करता है, किसी दबाव में नहीं वर्क करता, किसी के बहकावे में नहीं वर्क करता है। तो ये एनएचआरसी का काम होता है। आप सभी लोग समझ गए हो तो यहाँ पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लग रही है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इसमें से किसका पालन करता है? पेरिस सिद्धांत, क्योटो प्रोटोकॉल या गैट या जिनेवा कन्वेंशन? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरिस सिद्धांत को किया होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरिस सिद्धांत आपने सही कर दिया। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का जो विधान ढांचा है वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए पेरिस सिद्धांत के अनुसार बनाया गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट तो मोटिवेट होकर के आए होंगे और 1 मिनट 2 मिनट वॉच करके यहाँ से खसक गए होंगे। तो ये बात आपको बता दें कि जो भी आपको सेशन थोड़ा टिपिकल लगेगा उसी में दम है। मैंने खुद एनालिसिस किया है अपने इस प्लेटफॉर्म पर भी। ऐसे यानी कि फर्जी के क्वेश्चन उठा करके मैंने डाले हैं, उसमें भर भर के व्यूज आए हैं, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस जो भी डाल रहे हैं उसमें व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपने हाथों पर कुल्हाड़ी मारने की पूरी ताकत करते हैं या कोशिश करते हैं। एग्जामिनर मूर्ख नहीं होता है कि जो भी
छोटा बच्चा जानता हो वो क्वेश्चन उठा करके धर देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, कन्फ्यूजन वाले आते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी एग्जाम दिया है, ठीक है। तो कन्फ्यूज करेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए, ये हलवा वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं जिनमें भर भर के व्यूज आप ऑडियंस को देते रहते हैं। तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए और थोड़ा टिपिकल पर शिफ्ट होइए, ठीक है। तो इतना बात आपके संकेत के लिए बहुत ही काफ़ी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने विद प्रैक्टिकल ये बात बोली है, बिना प्रैक्टिकल में कोई बात बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता था। तो यहाँ पर अगर बात करें, पेरिस प्रिंसिपल 1993 क्या बताता है कि किसी भी देश का मानवाधिकार आयोग क्या है? स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतः यानी कि ऑटोनोमस होना चाहिए, उसके पास स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां हों। भारत का एनएचआरसी इन्हीं नियमों को फॉलो करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए पेरिस सिद्धांत प्रिंसिपल आपने लगा दिया। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का जो विधान ढांचा है तो वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए पेरिस सिद्धांत, पेरिस प्रिंसिपल के अनुसार बनाया गया है। पेरिस प्रिंसिपल 1993 ये बताता है कि किसी भी देश का मानवाधिकार आयोग जो होगा वो स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वह स्वतः यानी कि ऑटोनोमस होना चाहिए, उसके पास स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां हों। भारत का एनएचआरसी इसी नियमों को पालन करता है, इसी नियमों का पालन करता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, जैसे किसी स्कूल को सीबीएसई के नियमों के अनुसार चलाया जाता है या यूपी बोर्ड के नियमों के अनुसार चलाया जाता है या किसी भी स्टेट एग्जाम के बोर्ड के अनुसार उसको चलाया जाता है, तो उसी के हिसाब से वहां पर सिलेबस डिक्लेयर्ड होता है। सेम वैसे ही भारत का एनएचआरसी पेरिस प्रिंसिपल के अनुसार काम करता है। भाई अगर यूपी बोर्ड कहेगा कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा तभी तो आप लोग पढ़ोगे, तभी तो आप लोग उसकी तैयारी करोगे। अगर यहाँ पर एनएचआरसी जो है ये पेरिस सिद्धांत में अगर यहाँ पर कोई सिद्धांत ना दिया हो, एनएचआरसी उसको फॉलो करेगा? जी नहीं, जो पेरिस सिद्धांत में होगा वही सेम एनएचआरसी फॉलो करेगा। बस इतना कहने का मतलब है। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मेरी क्लास भले लेंदी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन मेरे भाई आपको एक भी ऐसा नहीं रह जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद ना हो। अगर आप लोग मौज मस्ती से हट करके क्लास देख रहे होंगे, ये नहीं कि मोबाइल आपके स्क्रीन मतलब मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने ओपन है, माइंड कहीं और जा रहा है, बात करने में लगा है या किसी के ख्यालों में डूबा पड़ा है। तो अगर ऐसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जी भैया माइंड मेकअप के साथ बैठे हैं कि मैं स्क्रीन केवल देखें, आगे क्वेश्चन चल रहा है तो आप अभी से तैयारी छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। 25.5 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं, नंबर इतना आसान नहीं है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें से केवल वैकेंसी कितनी निकली है? 41,000 समथिंग। तो एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है? अगर माइंड में मौज मस्ती चल रहा हो तो क्लास को अभी छोड़ के चले जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो फुल माइंड मेकअप के साथ आइए कि जी सर मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, टारगेट लेना है तो लेना है, वर्दी का सपना पूरा करना है, तभी हमारे साथ कनेक्ट होइएगा, ठीक है। मैं जो भी बात कहता हूँ विद यहाँ पर प्रूव्ड अप्रूवल के साथ कहता हूँ, मौज मस्ती वाली क्लासेस में नहीं दे पाऊंगा भाई मेरे, ठीक है। क्लासेस में पॉइंट है, दम है और अपने हाथ इसको डिजाइन करते हैं, वक्त जाता है, टाइम जाता है और मौज मस्ती हम आपको नहीं करवाने आए हैं कि आज आइए हम आपसे विप्स बटोर लें और आपको मतलब कि ऐसे फर्जी में क्लासेस दे दें, तो हमारे बस की बात नहीं है। जहां आप कल छोड़ेंगे वहां आज छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। तो इतना बात आप लोग ध्यान से करिएगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो एज इट इज जितना भी पढ़ाया जाए उसको सेम वे से, सेम तरीके से। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आता है तो भाई मेरे मैं 24/7 आपके आंसर के लिए तत्पर हूँ। 1 या 2 मिनट या बेसिकली 30 मिनट के अंदर उसका जवाब आपको मिल जाता है, इतना ध्यान रख के चलिएगा। आप जा करके हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है अगर उसने कोई भी क्वेश्चन किया है, कोई भी उसने आंसर किया है, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा है, मैंने उसको रिप्लाई ना दिया हूं। आप जा करके एक बार कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ता हूं, हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी देखता हूं। तो आप समझ लीजिएगा कि नज़र हर तरफ रहती है कि आप लोग क्या करते हैं, किस भी आप पर आए हैं। तो अब जो है आपको क्लासेस भले मैं एक दूं, क्योंकि जो है टाइपर के द्वारा कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जो हमें नहीं समझ में आई हैं, तो अपने हाथ ही मैं डिज़ाइन करूंगा, उस हिसाब से आपको क्लासेस दूंगा। उसके लिए सॉरी, जो भी 2-3 मिस्टेक्स हुई हैं मैंने उसको एनालिसिस किया है, उसी के कारण ये आपकी क्लासेस डिले चल रही हैं।
तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। 3 से 4 मिनट आपके खा गया हूँ, इसके लिए सॉरी। अब ये रोज हम लोग नहीं ये खाएंगे, ये जो आपका टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक सेशन में बोलना अच्छा नहीं लगता है, हम एक सेशन में बात कर लेंगे, बार बार उस बात को दोहराएंगे नहीं। तो आप लोग नए कनेक्ट हुए हैं तो ये बात सारी समझ लीजिएगा और क्लासेस को देखिएगा। और ये अगर पूछ ले कि भारत की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, और तो ऐसे इतने छुटकू से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम हिल जाओगे, मतलब कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी क्वेश्चन दे करके कि भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा कि अगर अगर जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जब लॉन्ग को फोकस करोगे तो उसमें से शॉर्ट ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। ये माइंड मेकअप करते हुए चलना है मेरे भाई। आप भले ही मन में मुझे गाली दे रहे हो, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात सत्य है जो मैंने बोली है। ओके, तो क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। कह रहा है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन को आवश्यक प्रोत्साहन मिला। तो ये आप लोग देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपका 1498 दिया गया है, 1984 दिया गया है, 1948 दिया गया है और 1894 दिया गया है, जिसमें से आपको यहाँ पर 1948 सही करना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो हुई है यूडीएचआर के थ्रू हुई है। मैंने अभी पिछले स्लाइड पर आपको यूडीएचआर का फुल फॉर्म बताया है। क्या किसी स्टूडेंट को अभी तक ये याद हुआ है फुल फॉर्म? अगर याद हुआ है तो प्यारे भाई मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बिना किसी शर्म के साथ, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यानी कि यूएन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को ये अपनाया था। इस घोषणा ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन को नई दिशा और ताकत दी। ये आप लोग एडिशनल पॉइंट में याद कर सकते हैं। विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे किसी खेल को खेलने के लिए रूल बुक बनाई जाती है कि भैया अगर आप क्रिकेट खेलोगे, अगर आप मैच खेलोगे तो 11 प्लेयर होंगे, जो बैट होगा ये गेंद होगा और इतनी दूर तक हम छक्का लगाएंगे, इतनी दूर तक चौवा लगाएंगे। इस प्रकार से आप डिक्लेयर्ड करते हो, एक नोटबुक बनाते हो माइंड मेकअप में। तो सेम वैसे ही दुनिया के देशों के लिए मानव अधिकारों की एक कॉमन बनाई गई है जिसे कहते हैं यूडीएचआर। अभी मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा, अगर किसी स्टूडेंट को ये याद हो तो प्लीज बता दीजिएगा, शर्माना मत कि कोई आपको देख लेगा। ना हम आपको जानते ना आप मुझे जानते हैं, बस एक दूसरे से सर्वर के माध्यम से कनेक्ट हैं। तो कनेक्ट हैं, जो बात मेरी समझ में आ रही तो भाई मेरे फॉलो करिए। तो यूडीएचआर का फुल फॉर्म आप सभी लोग बताएंगे। तो ये 1948 में हुआ था। एग्जाम टिप एंड ट्रिक मैं आपको दे दूं तो यूडीएचआर 1948 जहां दिखे आप लोग याद करिएगा, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, जो कि याद कर लीजिएगा। जहां भी मानवाधिकार दिखे तो सार्वभौमिक घोषणा दिखे, तुरंत आपके दिमाग में 1948 कटक से आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, तो यहां पर आप सभी को करेक्ट आंसर किसके साथ चूज करना है? फटाफट आप लोग 1 सेकंड अपना दिमाग लगा दीजिए। तो यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट कुछ लॉक कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति यह नियुक्ति एक चयन समिति यानी सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता आदि होते हैं। इतनी बात अगर समझ में आई तो लाइक करिएगा सेशन को और थंब के बटन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, जैसे स्कूल में टीचर की नियुक्ति होती है मैनेजमेंट के सिफारिश पर। मैनेजमेंट के सिफारिश पर कोई टीचर रखा जाता है, लेकिन अंतिम अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है स्कूल के हेड साइन के माध्यम से करते हैं, या तो प्रिंसिपल करेगा, स्कूल का हेड बेसिकली प्रिंसिपल ही माना जाता है। वैसे ही ये चयन करता है चयन समिति और नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चयन कौन करेगा? चयन समिति, और नियुक्त करेगा यहाँ पर राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, राज्य मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण नियम। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, आपके दिमाग में होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। जो भी स्टूडेंट करे होंगे बिल्कुल सही हो जाता है, 1 नंबर मिल जाएगा। प्रत्येक
क्लास से एक क्वेश्चन तो मैं फंसाऊंगा ही फंसाऊंगा, इतना तो ध्यान आपको रखना है। तो 4 महीने के टाइम में आप लोग बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए अच्छी तरीके से। तो सही उत्तर आपने ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को चूज कर लिया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आपने अगर सही किया है तो बिल्कुल सही है। भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग CHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की जाती है। यही अधिनियम आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC दोनों की स्थापना और कार्यप्रणाली तय करती है। इतना बात आपको समझ में आई तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जैसे पूरे देश में पुलिस व्यवस्था एक ही कानून के तहत चलती है, वैसे ही मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चलते हैं। एक ही अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 के तहत बनाए जाते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानवाधिकार किसके पास है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना आपने टॉपिक क्लियर किया तो ये तो जानकारी ले लो कि मानवाधिकार किसके किसके पास है। क्या राज्य के प्रमुख, अपराधियों के पास, सब लोगों के पास, विद्यार्थियों के पास। तो आप सभी को पता होगा ये सभी लोगों के पास होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक कर देना है। डिटेल में आपको बता दूं, मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स हर इंसान के पास होते हैं, चाहे वह कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला हो, अच्छा नागरिक या अपराधी। ये अधिकार जो होंगे वो सभी व्यक्ति के पास होंगे। इंसान होने के नाते सब लोग मानवाधिकार के हकदार होते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देने की कोशिश करता हूं। मान लो कोई व्यक्ति अपराधी है और जेल में भी है, फिर भी उसे मारना गलत है। उसे खाना, इलाज और इंसानी सम्मान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानवाधिकार अपराध के बाद भी आपका खत्म नहीं होता है। मानवाधिकार उसके बाद भी आपका खत्म नहीं होता। इस क्रम में राइट आंसर अगर आपने सब लोगों को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, मानवाधिकार समिति। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे पता है आपने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही है। मैं बता दूं पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काम करता था, लेकिन समय के साथ इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, इसीलिए 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे हटा दिया या हटाकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन किया। यानी आयोग कमीशन को परिषद काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। एग्जाम्पल में कह रहा किसी पुराने डिपार्टमेंट की जगह ज्यादा ताकत और जिम्मेदारी वाला नया डिपार्टमेंट बना दिया जाए, वैसे ही पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन को ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चेंज कर दिया गया था। बस काउंसिल को हटा करके परिषद लगा दिया गया था। ज्यादा ताकतवर, ज्यादा जुझारू काम में निहित व्यक्ति आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया। मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानवाधिकार आयोग, मानवतावादी आयोग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर मानवाधिकार परिषद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। टाइपर ने यहाँ पर फिर मिस्टेक की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपने मानवाधिकार परिषद किया है। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की जगह इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य था मानवाधिकारों की बेहतर निगरानी, अधिक जवाबदेही और प्रभावी कार्यप्रणाली आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है, मानवाधिकार का टॉपिक आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका दिया हुआ फीडबैक मुझे और ज्यादा मोटिवेशन प्राप्त करता है। और लाइक के माध्यम से अटेंडेंस आप अगर लगा देते हैं अपनी, तो मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ इतने स्टूडेंट इस सेशन को वॉच किए हैं हमारी बातों को फॉलो करके। तो आपको इतना छोटा सा काम कर देना है। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण की सहायता से आपको बता दूं। जैसे किसी स्कूल में पुरानी कमेटी हटा करके और नई ज्यादा पावर वाली काउंसिल बना दी जाए, तो वैसे ही आयोग कमीशन हटा करके परिषद यानी काउंसिल लाया गया। राइट आंसर आप लोग सही कर दीजिएगा।
अगर मैं आपको बताऊं, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी, या ये तो क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया तो इसको हटाओ यहाँ से। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो मानवाधिकार परिषद या मानवतावादी परिषद, मानवाधिकार आयोग या मानवतावादी आयोग, ये क्वेश्चन अभी जस्ट आपकी एक स्लाइड पर हुआ है जिसमें हूबहू सेम ऑप्शन आपको मिले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आपने मानवाधिकार परिषद को किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन ए आपने लाइक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को समाप्त करके उसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कर दिया गया। इसका उद्देश्य था मानव अधिकार मामलों की बेहतरीन निगरानी, आयोग से अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह संस्था बनाना। तो ये आपको याद कर लेना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, देखिए सोचो तुम्हारे स्कूल में पहले पुरानी स्टूडेंट काउंसिल थी, काम तो ठीक से हो रहा था लेकिन कुछ चीजें धीरे और कम असरदार थी, तो फिर स्कूल ने नई और ज्यादा शक्तिशाली काउंसिल बना दी। अब निर्णय जल्दी लागू होंगे, इस हर छात्र के अधिकार का ध्यान बेहतर तरीके से रखा जाएगा। पहले क्या था, ह्यूमन राइट्स कमीशन आयोग हुआ करता था, 2006 के बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी परिषद, इसका मतलब सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, कार्यप्रणाली भी मजबूत हुई है। नाम के साथ साथ कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ा है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो बात करें राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान देना है मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC के अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन और सदस्य मेंबर की नियुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये इतनी बात आपको याद कर लेना है। आई होप आप सभी को बात समझ में आई होगी। हालांकि ये नियुक्ति सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन के आधार पर भी होती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा का नेता और विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। यह आपको याद कर लेना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य फाइनल नियुक्ति देता है कि भैया तुम टीचर रहोगे या नहीं होगे, लेकिन टीचर चयन समिति सिफारिश कर देती है, वैसे ही आपकी SHRC में राज्यपाल अंतिम नियुक्ति करता है लेकिन सिफारिश चयन समिति करती है। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति। तो अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर आपने ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल को चुना है तो बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाता है राइट आंसर। अगर यहाँ पर मैं बात करूं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन और सदस्य मेंबर आपकी, इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। आंतरिक जानकारी अगर मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष आयु यानी कि अध्यक्ष की आयु सीमा आमतौर 70 वर्ष होती है। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, यानी राज्यपाल अंतिम अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कर सकता है। अगर मैं बात करूं, सोचो एग्जाम्पल के थ्रू, सोचो तुम्हारे क्लास में एक स्पोर्ट्स टीम है जिसमें टीम कैप्टन और इसके खिलाड़ी मेंबर होते हैं। अब टीम का टीचर तय करता है कि कौन कैप्टन बनेगा, कौन टीम में खेलेगा। टीचर यहाँ राज्यपाल की तरह है सेम। तो मान लीजिए जो टीचर आपको बताएगा, दिशा निर्देश देगा कि कौन खेलेगा, कौन क्या करेगा, कौन टीम का कैप्टन होगी, कौन सी टीम पहले खेलेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर टीचर मान लीजिए राज्यपाल को, टीम के खिलाड़ी यहाँ पर हो जाते हैं अध्यक्ष और सदस्य की तरह। टीचर सिर्फ वही लोग चुन सकता है जिन्हें टीम का चयन बोर्ड यानी सिलेक्शन कमीशन ने समझाया हो या सुझाया है। तो बोर्ड यहाँ पर आप मान लीजिए मंत्री यहाँ पर बोर्ड है, प्लस विपक्ष का नेता प्लस अधिकारी, ये बोर्ड मान लीजिए। और यानी राज्यपाल अंतिम निर्णय करता, लेकिन सुझाव सिलेक्शन बोर्ड से ही होता है। राज्यपाल सिर्फ क्या करता है, उनको दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन वहां पर सिलेक्शन जो होगा वो बोर्ड के द्वारा ही होगा, यानी कि अंतिम निर्णय करता सुझाव सिलेक्शन बोर्ड से होता है।
अगर बात करें अगले क्वेश्चन को, तो अगले क्वेश्चन को देखिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर बात करें किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र या मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन। तो आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि राइट आंसर आपने अगर ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया है, अगर यहाँ पर राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र आपका हो जाता है सही। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने सही हो जाते हैं। अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएचआर होता है। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूडीएचआर, जो आपसे मैंने फुल फॉर्म पूछा था उसी का यहाँ पर फुल फॉर्म भी आ गया है। तो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा इंग्लैंड की वह किताब थी जिसने राजा की सत्ता, समित और लोगों के अधिकार तय किए हैं। वैसे ही यूडीएचआर ने दुनिया के हर इंसान के लिए अधिकार तय किए हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में अपनाया था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। सोचो किसी स्कूल में पुराने नियम थे, टीचर के पास सब कुछ अधिकार था, छात्रों के पास कोई अधिकार नहीं थे। फिर स्कूल ने नए नियम बनाए जिसमें हर छात्र के अधिकार और सुरक्षा तय की गई। तो यूडीएचआर भी पूरी दुनिया के लिए वैसा ही नियम बनाता है। तो राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना किसी गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन, और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। तो आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर ऑप्शन नंबर सी आपने चूज किया, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, तो बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता दूं, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को गैर बाध्यकारी, नॉन विडिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश इसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं है। यह सिर्फ मार्गदर्शन यानी गाइडलाइन देती है कि हर इंसान के अधिकार क्या हैं। दूसरे दस्तावेज जैसे कि ICCPR सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICESCR इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आपका हो जाता है। जिनोसाइड और कन्वेंशन आपको सही कर देना है। तो ये आपने इतना बात आपने अगर फॉलो कर दी तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे कि सोचो स्कूल के रूल्स का पोस्टर लगा है, सभी छात्रों को सम्मान से पेश आना है, सभी छात्रों को सम्मान से पेश आना है। कोई टीचर इसे मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन यह सिखाने और गाइड करने के लिए। वैसे ही यूडीएचआर गाइडलाइन इसे देश रजिस्टर्ड कानून की तरह लागू नहीं करते हैं। तो इस क्रम में आपने अगर उस ऑप्शन को चूज किया है, ऑप्शन नंबर सी, अधिकारों की सार्वभौम यूडीएचआर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद में हुई है? 28, 50, 40 या 30? तो आप सभी को पता होना चाहिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा क्या? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे इस क्वेश्चन को देख करके। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NHRC की आपसे स्थापना पूछी जा रही है किस वर्ष में हुई थी? तो आप सभी को पता होगी 1993, 1994, 95 या 92। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए होंगे 1993, तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग इसकी डिटेल में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में मानव अधिकारों की रक्षा और निगरानी करना, और यह आयोग स्वतः यानी इंडिपेंडेंट और सरकार से अलग काम करता है। तो इस वर्ग में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। सोचो तुम्हारे स्कूल में एक विशेष कमेटी बनाई गई जो देखती है कि कौन सही से छात्रों के अधिकारों का सम्मान कर रहा है और कौन नहीं। वैसे NHRC भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो अगर हम लोग बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो अगर
अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। जो भी राइट आंसर हमारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को किए होंगे बिल्कुल सही हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक देखते हुए चला आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें ये पता चलेगा कि आपने पूरा सेशन वॉच किया है या नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष, चेयरपर्सन और अन्य सदस्य मेंबर को भारत के राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। यह केवल विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे कि मानसिक या शारीरिक रूप से दुराचार या अनुशासनहीनता, यानी अधिकार और सुरक्षा के नियम कानून में तय हैं, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति का ही होता है। इस क्रम में राइट आंसर बी किया है तो बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, अगर एग्जाम्पल की सहायता से समझ गए तो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर बात करें स्कूल में प्रिंसिपल किसी टीचर को नौकरी से हटा सकता है, लेकिन सिर्फ सही कारण और नियमों के अनुसार। वैसे ही NHRC के अध्यक्ष और सदस्य केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से हटाए जा सकते हैं, तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? 16 जून, 10 दिसंबर, 11 जनवरी, 5 सितंबर। आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 दिसंबर आपने चूज किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं डिफिनेशन के साथ आपको बता दूं, मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाया था। इसी दिन को हर साल दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगर भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है? लेफ्टिंग विंग एक्सपेंशन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लिमिटेड विंग एक्सक्लूजन या लिमिटेड वर्क एक्सट्रीमिज्म। तो आप सभी को बताना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है आप सभी का। अगर मैं आपको बता दूं तो ये देखिए, भारत में अंतरिम सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। इसे नस्लवाद या माओवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता और भूमि के नाम पर हिंसा फैलाना होता है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम का यूज किया जाता है या अधिनियमित किया जाता है? फायरा एक्ट 1973, परमकाय लिखित अधिनियम 1881, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 या आयकर अधिनियम 1961। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। अगर राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को किए हैं, गैर कानूनी गतिविधियां 1967, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर डिटेल से मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 को भारत में आंतरिक सुरक्षा और अगलावादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना, सशस्त्र विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना, कानूनी संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। समय समय पर इसे संशोधित किया गया ताकि आधुनिक आतंकवाद और अलगावादी खतरे से निपट सके। तो ये आज का आपका ये यहाँ पर सेशन था, जहाँ पर ये उदाहरण आपको मैंने देने की कोशिश की है। सोचो तुम्हारा गाँव और तुम्हारा स्कूल, कुछ बच्चे लगातार नियम तोड़कर दूसरों को डराते हैं, जैसे चोरी करना, खेल में धोखा देना, किसी को डराना। अब स्कूल और गांव में स्पेशल नियम बना कर कहा है कि जो भी ऐसा काम करेगा उसे रोकने और दंड के लिए विशेष टीम है। ये नियम वही काम करता है जैसे UAPA करता है, असामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना, सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करवाना। तो ये आज की ये अपनी क्लास थी। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कितने स्टूडेंट यहाँ पर सेशन को लास्ट तक देखे हैं वो सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। मैं एटलीस्ट जानकारी तो हमें मिले कि आप लोग कितना वॉच करते हैं सेशन को, स्टार्टिंग से एंड तक ही या स्टार्टिंग से मिडिल तक ही करते हैं या एक ही मिनट के लिए आते हैं या पूरा वॉच करके जाते हैं। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ मिल करके मेहनत करिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।